मॉर्निंग, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू शो ऑफ एक्सप्रेसो। मैं हूं आपका होस्ट अली अदीक सैयद और मैं हूं हिना दिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का अच्छा सा आगाज़ आपने कर लिया होगा। बज़ाहिर देखने में मौसम अच्छा लग रहा था आज सुबह जब मैं उठी, लेकिन फ़ज़ा में जो आलूदगी के ज़र्रात हैं वो भी बज़ाहिर देखे जा रहे थे। पता नहीं चल रहा है कि लाहौर में ये धुंध है या ये स्मॉग है, ये क्या है, लेकिन जो भी मिक्सचर है ये बहुत ही ख़तरनाक है। फ़िलहाल कल भी हमने इस पर बात की थी, बल्कि अब रोज़ाना ही हम इस पर बात कर रहे हैं ताकि थोड़ी सी अवेयरनेस फैलाएं। मास्क का इस्तेमाल आप लोग लाजमी कीजिए। छोटे बच्चों को और जो बुज़ुर्ग हैं उनको उनका इंटरेक्शन जो है इस स्मॉग से बहुत कम कीजिए। बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकलिए। AQI अगर आज भी मैंने सुबह देखा तो 480 तक जा रहा था लाहौर का, और ये 500 तक बड़े आराम से चला जाता है, क्योंकि ये हर घंटे में बल्कि हर कुछ ही टाइम में तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। तो फ़ज़ा इंतहाई आलूदा हो गई, और जो बागों का शहर लाहौर जिसे हम कहते हैं, अब ये मेरे ख्याल से आलूदगी का शहर बनता जा रहा है। इंतहाई पोल्यूटेड हो चुका है और जो फ़ज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा आलूदा हो गई। तो ख्याल कीजिए, बिल्कुल अपनी नक्लो हरकत को कम कीजिए, क्योंकि इस दौरान हम समझते हैं कि फॉग आ चुकी है, हम उसका मज़ा लेने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं और बाद में पता चलता है कि ये तो स्मॉग है, आपके फेफड़ों में जगह बना चुकी है। उसके बाद आप डॉक्टर्स के चक्कर काटते रहते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में आपको कोशिश ये करनी चाहिए घरों तक महदूद रहें, नक्लो हरकत को महदूद रखें और स्मॉग के बढ़ते हुए असरात से बचें। किसी न किसी तरह से तो आपको बचना ही है, क्योंकि अभी तक तो ना कोई दवाई इसकी मौजूद है। अगर आपको बुखार हो गया, नज़ला जुकाम हो गया, तो वही दवाइयाँ जो रिवायती दवाइयाँ मिलती हैं वो आपको मिलेंगी। दवाइयों से इज्तनाब करें। इलाज जो है वो बेहतर नहीं है, बल्कि आपको एहतियात बरतनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा है, और एहतियात बरतेंगे तो ही महफूज भी रहेंगे। तो जी मौसम की बात हो गई, मौसम तब्दील हो रहा है और इसके साथ साथ अब ये जो छोटी छोटी इस तरह की तब्दीलियाँ आएंगी। लाहौर में पंजाब हुकूमत काम तो कर रही है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं उस हवाले से भी आपको बताया था। अभी ज़रा अपनी बड़ी खबर की जानिब बढ़ते हैं। जनाब 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र ही चल रहा है, उसको लेकर एक हैजान बरपा था, मगर आईनी तरमीम सेनेट और पार्लियामेंट से मंजूर होने के बाद सदर के दस्तखत के बाद आइन का हिस्सा बन चुकी है और नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्रुरी का अमल जो है वो शुरू हो गया है। 12 अरकान पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी की तश्कील हो गई है, जिसमें कौमी असम्बली के 8 अरकान ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज़ मलिक, सैयद नवीद कमर, राजा परवेज़ अशरफ, राना अंसार, बैरिस्टर गौहर, साहिबजादा हामिद रजा शामिल है। और सेनेट से फारूक एच नायक, आजम नज़ीर तारर, अली जफ़र और कामरान मुर्तज़ा शामिल होंगे। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे तलब कर लिया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से भेजे जाने वाले 3 सीनियर जजेस के पैनल का जायजा लेकर 2/3 अक्सरियत से नए चीफ जस्टिस का फैसला किया जाएगा। खुसूसी कमेटी नए चीफ जस्टिस के लिए नाम वज़ीर आज़म को भिजवाएगी। वज़ीर आज़म तकर्री के लिए एडवाइस सदर मुमलिकत को भेजेंगे। सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी होगा। नए चीफ जस्टिस 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की रिटायरमेंट के बाद ओहदा संभालेंगे। किसके नाम कुरान निकलता है इस पर भी बात करेंगे, मगर इसके साथ आपको ये भी बताएं कि तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास के एलामिया के मुताबिक खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से मुकम्मल तौर पर अलग रहा जाएगा। क्या तहरीक इंसाफ सेनेट और पार्लियामेंट के बाद एक और गलती करने जा रही है? दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। हामिद खान कहते हैं कि तरमीम ने आइन का होलिया बिगाड़ दिया है, हम सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस मानेंगे। ये जो है हर लिहाज से काबिल मज़म्मत है और इस पर अमल दरामद बिल्कुल नहीं हो सकता, और हम इंशाल्लाह ताला इस जजमेंट को चैलेंज करेंगे हर तरह से। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि आज़ाद अदलिया का नारा ख़त्म कर दिया गया, हमारे अंदर मौजूद गद्दार अपने अंजाम को पहुँचेंगे। आइन बनाने वाले पार्टी के लोगों ने खुद आइन को तबाह कर दिया। फैसला कल ये हुआ इस फॉर्म 47 पार्लियामेंट ने और उन लोगों ने जो अपने आप को आईने पाकिस्तान का वारिस कहते हैं, इन्होंने अपने हाथ काट दिए, अपने ज़मीर को दफन किया। इन्होंने तमाम ताकत अदालत की जो है अदालत में तैनाती की वो उनको दे दी जो जबर करते हैं। जबर करने वालों को कहा गया कि अब अपने मर्जी के जज लगाओ, इस मुल्क में अब सुकून ही सुकून होगा, चैन ही चैन होगा, जिसको चाहो उठा लो, जिसको चाहो उसका मुंह बंद कर दो। सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू आपने सुनी। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने KP असेंबली में खिताब करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि ऐसी हुकूमत ने अदलिया पर हमला किया जिसके पास जायज़ मैंडेट ही नहीं है। हुकूमत ने गैर आइनी तरमीम सिर्फ अशराफिया को फ़ायदा देने के लिए की। ऐसी तरमीम को मुस्तरद करते हैं।
एक जो इक़दाम हुआ है और उस पर जिस तरीके से एक ऐसी हुकूमत जो खुद इस वक्त मैंडेट से नहीं आई हुई और उसने एक हमला किया है, आज़ाद अदलिया का जो लफ्ज़ है, मैं समझता हूँ कि आज एक सियासी है उस हवाले से कि वो आज़ाद अदलिया को इन्होंने महकूम कर दिया है एक ऐसी हुकूमत के कि जो खुद इलेक्टेड नहीं है। ऐसी तरामीम को हम नहीं मानते, हम इनको मुसरत करेंगे, ख़त्म करेंगे, वो तरामीम लाएंगे कि जिन तरामीम से इस कौम को फ़ायदा हो, इस मुल्क की आवाम को फ़ायदा हो। हम इन तरामीम को नहीं मानते। अली अमीन गंडापुर साहब की कह रहे थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ये कहते हैं कि आईनी तरमीम चैलेंज करने से मुतालिक मुशावरत कर रहे हैं। पीडीएम हुकूमत ने रात की तारीकी में जो किया वो पूरा अमल ही मशकूक था। हमारे पास एहतजाज का ऑप्शन भी मौजूद है। उधर वकला भी आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे चुके हैं। हुकूमत ने आईनी तरमीम करके अपने खिलाफ एक और महाज खोल लिया है और ऐसे में सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा, इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सज्जियाकार आमिर लियास राना साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, कैसे हैं आप? सुबह खैर। बहुत शुक्रिया, आप सबको भी सुबह का सलाम। अच्छा आमिर साहब, आईनी तरमीम फाइनली नाफिजुल अमल हो गई है और अगर बात करें नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर की तो वो भी आज होने का इम्कान बताया जा रहा है। आपके ख्याल में इससे सियासी इस्तेहकाम क्या आ जाएगा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और क्या वाकई हुकूमत ने अपने लिए एक नया महाज खोल लिया? देखिए, सियासी इस्तेहकाम तो बहुत दूर की बात है। हाँ, उन्होंने ये देखा है कि हुकूमत के चलने के मामलात अगर 26 अक्टूबर से गड़बड़ में जा सकते थे, उनके पास जो रिपोर्ट्स थी, खास तौर पे मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद ये तय हुआ कि अब आईनी तरमीम की जाए। हुकूमत ने अपने तय तो ये काम कर लिया और जो एजिटेशन से बचने के लिए मौलाना फजलुर रहमान को अपने साथ में लाया और उनकी तमाम जो थी शराइत वो भी मान ली कि क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। ये बुनियादी बात जहन में रखें कि वो पीटीआई जो 2 साल से तहरीक बर्पा करने की कोशिश कर रही है, और अली अमीन गंडापुर साहब की आपने गुफ्तगू सुनाई, वो 5 अक्टूबर को जब अपने लोगों को छोड़ के निकल गए डी चौक से, उसके बाद से उनकी पार्टी मुश्किल में है और गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि उसके अंदर सियासी एजिटेशन के लिए ईंधन फराम किया जाए, जलती पे तेल डाला जाए कि मौलाना फजलुर रहमान को नाराज कर दिया जाए। वो नाराज थे, उन्होंने पीटीआई के भी घुटने रगड़वा दिए और गवर्नमेंट के भी, दोनों उनकी इक़्तिदा में मुक्तदी हुए और तमाम तरह काबरीन उनके पास पहुंचते रहे। उन्होंने अपनी पार्टी के हवाले से बड़ा गेन किया और सियासी तौर पे उन्होंने जो सूद फ्री मईशत के हवाले से आईनी तरमीम में अपना नुक्ता अपने लोगों के लिए, कल मौलाना आपको पता है कि मुफ्ती तकी उस्मानी भी पहुंचे हुए थे उनको कराची से मुबारकबाद देने के लिए इस मामले पे, तो उन्होंने तो अपने लिए सब कुछ गेन किया। लेकिन अब उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। जैसे पीटीआई ने बाइकआउट कर दिया है कि हम इसमें नहीं जाएंगे स्पेशल कमेटी में, जबकि नाम भी दे दिए और 3 सर यही पूछने वाले थे। तहरीक इंसाफ एक तरफ आईनी तरमीम को चैलेंज करने का इरादा रखती है, दूसरी जानिब आईनी तरमीम को लेकर कि आज अगरचे आप पार्लिमानी कमेटी का बाइकआउट करने का ऐलान कर चुकी है, तो अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत इसमें शिरकत करती है तो ये तो तजाद होगा। नहीं, ये इसी तरह का है जैसे ये असम्बलियों से रिजाइन करके निकल गए थे और फिर बाद में तड़पते रहे। ये अपनी इनपुट इन्हें देनी चाहिए, रिकॉर्ड पे लानी चाहिए, लेकिन जब ये स्टैंडिंग कमेटियों में मौजूद है, हर जगह पे मौजूद है, सेनेट की भी और कौमी असम्बली की भी, उसकी चेयरमैनियां भी ली हुई हैं, तो ये वो जगह थी बिल्कुल जो आइन साजी हुई उसमें गवर्नमेंट ने प्लान किया कि उसमें पार्टी प्रोपोर्शन के हिसाब से सीटों की नुमाइंदगी मिली और हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल है। फिर क्या हुआ, 2/3 अक्सरियत हासिल होने के बावजूद आप अपना नुक्ता नजर अगर वहां नहीं देंगे तो कहां देंगे? अली जफर क्या छोटा नाम है कि कमेटी में नाम गया हुआ था, और जो बैरिस्टर गौर छोटा नाम है, बैरिस्टर गौर चेयरमैन है, यानी चेयरमैन नाम नेहाद हो गए और अली जफर माइंड अप्लाई करके बात करने वाले, उन सबको इनकी पॉलिटिकल कमेटी ने जीरो कर दिया। यानी पार्टी की आदत तो फारिग हो गई और जो इन्फ्लुएंसर हैं इनके, जो यूट्यूबर्स हैं जो बाहर से बैठ के पार्टी को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्होंने रात ये फैसला करा लिया, हालांकि ये फैसला दिन में भी पॉलिटिकल कमेटी कर सकती थी कि भाई पहले कहते हैं ना पहले तोलो फिर बोलो, तो ये फैसला भी कर देते हैं, अनाउंस भी कर देते हैं। अल्लाह जाने शाम 4 बजे तक क्या नहीं हो कि कोई आता या नहीं, लेकिन पॉलिटिकल कमेटी ने बाइकआउट का ऐलान कर दिया। तो इससे पता चलता है कि इनके यहाँ कोई आपस में हम आहंगी मौजूद नहीं है सियासी तौर पे या पार्लिमानी कमेटियों को चलाने के हिसाब से, कि बस जो फैसला हुक्म कहीं बाहर से प्रेशर से आएगा ये मान लेंगे। तो इस तरह सियासी जमातें नहीं काम किया करती कि आपका चेयरमैन नामजद कर रहा है गौर, ये बैरिस्टर गौर, उसका नाम आ रहा है उसके अंदर,
आप बताएं, आपकी फिर कठपुतलियों से ज्यादा आप कहते हैं हुकूमत कठपुतली है, तो आप क्या हैं? ये बड़ा तजाद है इनकी इन पॉलिसियों में कि आप एक तरफ मानते हैं, सेनेट में आपने 4 वोट मुखालफत में भी दिए, बाइकआउट भी कर दिया, कौमी असम्बली में आपने भरपूर हिस्सा लिया तकरीरों का, बल्कि वो छोटे बच्चे की तरह जिद करके उमर अयूब ने कहा कि बिलावल ने 50 मिनट बात की है तो मैं भी करूंगा, तो सारे हंसे और टाइम भी दिया उनको, तकरीरें भी सारों ने पूरी की, बैरिस्टर गौहर ने भी की, कोई पीछे तो नहीं हटा। अब आप कहें कि जी हम तो इसमें हिस्सेदार नहीं है, तो आप तो भाई उस स्पेशल कमेटी जिसको आप कहते हैं कि वो हमारे मेंबर्स के लिए बनी थी, उसके अंदर जब पेपर्स आ रहे थे, उमर अयूब क्वेश्चन करते थे, बैरिस्टर गौहर पूछते थे, तो वो क्या शिरकत नहीं होती थी? वो मिनट्स रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि पीटीआई बाकायदा तौर पे उसके अंदर शामिल थी। अब आपने, मैं तो हमेशा से कह रहा था कि इन्होंने एंड पे बाइकआउट करना है। अच्छा। और मेरे लिए हैरत थी कि जब पहले 2-3 शिकों में इन्होंने 4 वोट सेनेट में मुखालफत में डाले और उसके बाद बाइकआउट कर दिया, क्योंकि इनका ये शुरू दिन से स्टाइल है कि इस तरह ही करना है। अब आप जो बात कर रहे थे चीफ जस्टिस की तकर्री की, हाँ वो मरहला आज बिल्कुल आ गया है। 4 बजे स्पेशल कमेटी की मीटिंग। तो आमिर साहब, कौन कौन से ऐसे नाम होंगे जिसमें से फिर चीफ जस्टिस जो है उनको किया जाएगा? थोड़ा सा इसका तरीका भी वाजे करें, क्राइटेरिया क्या होने जा रहा है? देखें 3 नाम आने हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, 3 सीनियर मोस्ट, तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। अच्छा, अब जो पीटीआई के साथ हैं, पीटीआई के लीडर्स हैं, हमारे जर्नलिस्ट भी हैं, तो वो सारे के सारे ये बात कर रहे हैं कि ये देखें ये तो पहले से तयशुदा है, अब जो भी चीफ जस्टिस आएगा वो मुतनाज़ा हो जाएगा, क्योंकि ये मंसूर अली शाह के खिलाफ तरमीम है, बिल्कुल है, ये सोचा गया था मखसूस निश्चितों के बाद। लेकिन अगर आज कमेटी ने बिल फर्ज मंसूर अली शाह को बना दिया, तो क्या वो सारे लोग जो ये कह रहे हैं कि वो आएगा जो हुकूमत का पपेट होगा, तो फिर मंसूर अली शाह पपेट होंगे? मतलब ये प्रेडिक्शन कर देना, गुफ्तगू कर देना। अच्छा, एक बात जो कल से इसी हवाले से जब ख्वाजा आसिफ से कल सवाल किया गया कि आपकी तरफ से जो नुमाइंदगी की जा रही है, या आप जिसका नाम चीफ जस्टिस का नाम देने वाले हैं वो याहिया अफरीदी होंगे, मुस्लिम लीग नून के बारे में ये बात की जा रही थी, और दूसरी जानिब ये कहा जा रहा था कि अगर मंसूर अली आते हैं तो वो पीटीआई की चीफ जस्टिस होंगे। तो इस पर अच्छा देखिए, हाँ जी, ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा? ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल आया कि ये जो है कबल अज़ वक्त होगा, तो क्या कुछ भी कहना इस हवाले से? देखिए मैं अब आपको बताऊं, अब कल से सोशल मीडिया पे और नेशनल मीडिया पे एक बहस शुरू हो गई है नई आईनी शिकों की रीडिंग के ऊपर, कि जी अगर एक बंदा इनकार कर दे तो क्या बाकी 2 कंसिडर होंगे या चौथे की तरफ चले जाएंगे। ये बहस शुरू हो गई है कि वो हर बंदे की अंग्रेजी अपनी है और उसके ट्रांसलेशन अपनी है। तो लोगों ने बात की कि जी नहीं, फिर अगर बिलफर्ज याहिया अफरीदी साहब को ले लें कि वो इनकार कर देते हैं। आपको पता है ना, याहिया अफरीदी और मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला साहब, ये तीनों एक ही लॉ फर्म के पार्टनर और मालिक थे, और फिर ये तीनों डिफरेंट हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आ गए। पहले लॉ फर्म से 3 डिफरेंट हाई कोर्ट्स में गए और फिर वहां से ये सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए। अब पढ़े लिखे भी सारे ठीक हैं, लॉ नोइंग भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन हर बंदे की तरजीहात अपनी अपनी होती हैं। जो सिंध हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहिबान में सिर्फ सीनियरिटी का असूल चेंज किया गया और जस्टिस आलिया नीलम उसमें चीफ जस्टिस बनी 3रे नंबर से, तो पहले 2 जजों ने रिजाइन भी नहीं किया, रिटायरमेंट भी नहीं ली, लेकिन ये ब्रेन चाइल्ड था मंसूर अली शाह साहब का। अब ये सुप्रीम कोर्ट में वहां पे रूल्स के तहत हो गया, यहाँ आईनी तौर पे हो गया कि आप सिर्फ सीनियरिटी को मद्देनजर नहीं रखेंगे। अब ये लिखा पढ़ा भी इनका काम है। हम सब बात करते हैं, हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स जहांजेब अब्बासी समेत सबसे मैंने बात की, तो जस्टिस जो याहिया अफरीदी हैं वो ऐसे जज हैं जो माइंड अप्लाई बिल्कुल सामने नहीं करने देते किसी को कि आप उनके किसी क्वेश्चन से ये जज कर लें। जैसे हमारे जजों के बारे में अब एक राय होगी कि जो सवाल कर रहे होते हैं तो बता रहे होते हैं इंटेंट इनका किधर है, ये किस तरफ फैसले में जाएंगे। हालांकि जब हम स्टार्ट में आए 1992 में जर्नलिज्म में, तो लोग ये कहते थे कि जी जजेस सवाल इसलिए करते हैं ताकि वो समझ सकें और फैसला उसके बरक्स होता है। अच्छा। लेकिन फिर ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि अगर आप देख लें कि टोटल वो गुफ्तगू हो रही होती है जो फैसला आ रहा होता है जज साहिबान के रिमार्क्स में। इनसे पहले याहिया अफरीदी से पहले जस्टिस नासिरुल मुल्क, और वो भी इत्तेफाक से केपी से थे, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी रहे और निगरान वजीर आजम भी रहे 2018 के इलेक्शन में। उनके बारे में कहा जाता था कि वो इंग्लिश जज हैं, कि यानी वो तकरीरें नहीं करते, वो गुफ्तगू नहीं करते, बहुत कम सवाल करते हैं समझने के लिए कोई एक आधा, और फिर फैसले में बोलते हैं। तो याहिया अफरीदी साहब भी ऐसे हैं। तो इनके बारे में लोगों की थी कि जब ये आइन और कानून के पसंद
करने वाले आदमी हैं तो वो कैसे, अगर इनको चीफ जस्टिस आप चुन लेंगे, डिक्लाइन करेंगे, जब आइन की मंशा ये है कि आप 3 लोगों में से चुनेंगे। तो मैंने आपको एक बहस बता दी, और मैंने जब पूछा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कल इस बहस पे, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल भी नहीं, फिर चौथे जज की तरफ चला जाएगा। अगर एक डिक्लाइन करता है तो फिर चौथे जज अमीनुद्दीन खान को लाया जाएगा। सही है। अच्छा आमिर साहब, एक तो ये कि आईनी कोर्ट से आईनी बेंच तक अदलिया पर क्या इसके असरात मुरतब होंगे, और दूसरा ये कि एक कन्फ्यूजन है, यही कहा जा रहा है कि आईनी बेंच के सरबराह के और चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं उनमें फ़र्क होगा, वो डिफरेंट हो गए। इस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। ये बड़ा अच्छा और पसंदीदा मेरा सवाल है। पहला आपका जवाब दूंगा, दूसरे हिस्से का कि इख्तियारात ये हैं कि जो ये सियासी धमा चौकड़ी सुप्रीम कोर्ट में मची रहती है, कितने सालों से मच रही है, वो मेन सुप्रीम कोर्ट से हट के आईनी बेंच की तरफ चली जाएगी। एक तो 184(3) का इख्तियार, यानी आज खुद इख्तियार जिसने पूरी अदलिया का बेड़ा गर्क किया है, उसने तबाही फैलाई थी, वो खत्म हो गया। फिर ये जो मुकम्मल यकसुई से एक पार्टी को आर्टिकल 187 के तहत इंसाफ फराम किया गया। अतर मिनल्ला साहब कहते रहे 2018 में नून के साथ भी यही हुआ था, लेकिन फैसले में वो जिक्र नहीं था, और फैसले में सिर्फ पीटीआई जो पार्टी नहीं थी उसके हक में आया। वो भी उसके दांत छान निकाल दिए गए उस तरमीम के कि जो केस आपके सामने होगा आप जवाब उसके देंगे। मैं एक फिक्रा और कह के फिर असल सवाल की तरफ आता हूँ। इफ्तिखार चौधरी ने और साकिब निसार ने जो 184(3) का शुरू किया था, तो लोग कहने पे लग गए थे कि ये तो केसों में बच्चे जन्म देते हैं, एक केस से 15-15 केस निकालते हैं। अच्छा ये भी है, ये भी है, इसको भी डाल दो, इसको भी डाल दो, नोटिस कर दो। मतलब आपको पता ना, एक अदालत इतवार वाले दिन सुबह सुबह लगती थी, साइल दरखास्तों में, प्लान दरखास्तों में साइल आते थे, चीफ जस्टिस साहब गाड़ी से उतर के दरखास्तें ले लेते थे कि तुम भी ले आना, वहीं पे ले आना, और फिर वो कहीं स्टंट के रेट मुकर्रर हो रहे थे और कहीं जनाब वो चीनी की कीमतें मुकर्रर होती थी। अब ये आईनी तरमीम पे जो सवाल आएगा उसका जवाब देंगे। लेकिन क्यों हम यहाँ पहुंचे, वो जो आपने कहा ना, आईनी तरमीम से आईनी बेंच तक, ये अदलिया का अपना किया धरा है। ये सियासत में इन्वॉल्व हुए, ये हुकूमतों की और एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत पूरा करते रहे, और आम आदमी के 27 लाख केस लटकते रहे। हाई कोर्ट्स में भी यही कुछ था कि जी आपकी इस्लामाबाद में बन रही है, इधर से जमानत ले लें, पेशावर से ले लें। जुरिस्डिक्शन का एक सवाल हुआ करता था, कभी शाज़ो नादिर हाई कोर्ट्स दूसरी हाई कोर्ट में मुदाखलत करती थी, यहाँ वतीरा बन गया था। इस्लामाबाद बैठे हैं कि जी हमारी तो मर्जी है, हम तो पूरे पाकिस्तान पे लगाएंगे क्योंकि हम फेडरल हैं। भाई फिर प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स क्यों रखी गई थी? फिर कहा गया कि जी अब आईनी तरमीम में आपने तो सुप्रीम कोर्ट को इतना सुपर कर दिया कि हाई कोर्ट्स माइनस हो गई, क्योंकि आप जब चाहेंगे कोई केस सुप्रीम कोर्ट में बुला लेंगे। भाई तो सुप्रीम कोर्ट के जज इजाजुल हसन दूध दही की दुकान लगाया करते थे, जब जज बशीर को वो बुला के एहतसाब अदालत में पनामा केस में इंस्ट्रक्शन दिया करते थे। और जस्टिस अतर मिनल्ला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इस सवाल ही नहीं उठाया कि ये जो इंस्ट्रक्शन हमारी है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज क्या करने आए हैं। तो ये अदलिया ने रास्ता दिया आज खुद। तो अब शायद जो काम हो रहा है आगे चल के एक दफा गड़बड़ होनी है, ठीक हो जाएगा, फिर ये बहस करनी पड़ेगी कि अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट, सियासतदान सब एक एक कदम पीछे जाएं, इस आइन को और इस मुल्क का हुलिया ना बिगाड़ें, अपनी अपनी जरूरतों की बजाय आवाम की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी तश्कील दें। ये आज जो मुश्किल आ रही है, जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया, उसके बाद वो मंसूर अली शाह साहब की सामने आ गया कि हो ये तो बदल गए हैं, ये तो मुनीब अख्तर के साथ मिल गए, तो ऑर्डिनेंस निकाल दिया। तो इन चीजों से बाहर निकलना होगा, हर एक को निकलना होगा, फिर बात। अच्छा आमिर साहब ये बताइएगा कि जिस दिन आईनी तरमीम पास हुई थी, आपने पार्लियामेंट और सेनेट के इजलास कवर किए थे, तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान जो सामने आए हैं उन्होंने वोट कास्ट किया, मगर कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन पर तनकीद हो रही है, जिनमें ज़ैन कुरैशी और डॉक्टर ज़रका सरफहरिस्त हैं। उन्होंने पार्टी बदल ली है और ये पार्लियामेंट में मौजूद थे, क्या ऐसा ही है? देखिए मैंने तो खबर भी दी थी, ट्वीट भी किया था कि 6 सेनेटर्स गवर्नमेंट ने काबू किए हुए हैं अपोजिशन के, और वो इसलिए थे कि मौलाना फजलुर रहमान के अगर 5 नहीं आएंगे तो उसकी कमी को पूरा किया जाएगा, जिनमें 2 मौलाना फजलुर रहमान के अपने सेनेटर थे जो वापस आ गए, 2 पीटीआई के थे जिनमें से एक का नाम आपने ले लिया, फैसल रहमान है, और 2 वो थे जो मैंगल साहब की पार्टी के थे। चूंकि वो पार्लिमानी पार्टी ही 2 अरकान पे मुश्तमिल थी, उनसे वोट डलवा लिए गए और कौमी असम्बली में बिल्कुल इनके पास मौजूद थे, वाज़ेह तौर पे अक्सरियत मौजूद थी कि अगर मौलाना फजलुर रहमान के 8 नहीं भी देंगे तो हम बाकियों से डलवाएंगे। बाकियों को बिठाया गया था और उन लोगों से वोट डलवाए गए जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी आजाद थे। आपको पता है बैरिस्टर गौर और उमर अयूब भी किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, जितने मर्जी ओहदेदार हो जाए आईनी तौर पे वो किसी पार्टी में नहीं जा सकते, उनका कोई फार्म नहीं था किसी किस्म का कि वो किसी से एफिलिएशन। तो गवर्नमेंट ने होशियारी से उन लोगों से वोट डलवाए जो वोट भी डाल गए, ना अहल भी ना हुए। अगर ऐसी बात है तो ये बताइएगा कि अब जो पार्लिमानी कमेटी बनी है उसमें तहरीक इंसाफ को हिस्सा क्यों दिया गया? यहाँ पे तो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को एक पार्टी के तौर पर लिया ही नहीं जा रहा। नहीं, ये तो मैं और आप लिख रहे हैं ना, तहरीक इंसाफ वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जितनी पार्लिमानी पार्टी में है ना, आपके
आपके वोट हैं, आपको उस हैसियत से दे दिया गया है कि जी ये आपके वोट हैं, प्रोपोर्शन बनाया गया है। अब गवर्नमेंट ने फेवर दिया है मौलाना फजलुर रहमान में को, जो JUI को उधर सेनेट से नुमाइंदगी दी गई है। गवर्नमेंट ने अपनी पार्टियों के हिसाब से बना के इत्तेहादियों का तो उनको एक सीट ऑफर की, जो उन्होंने ले ली, कामरान मुर्तजा साहब आ गए, वरना वहां पे शायद किसी और को भी एडजस्ट किया जा सकता। तो 8वें मेंबर वो बने हैं, क्योंकि ये सेनेट के टोटल अरकान की तादाद है 96, तो 24 पे एक सीट बनती है, यानी PTI, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और चौथी सीट किसी को भी दी जा सकती थी, तो वो JUI को दे दी गई। इसी तरह कौमी असेंबली में जो और सेनेट में स्टैंडिंग कमेटियों की तकसीम हुई है, वो भी पार्टी प्रोपोर्शन के हिसाब से कि कितनी नुमाइंदगी है उस हिसाब से आपको सेनेट की और कौमी असेंबली की चेयरमैनियां दी गई। कर रहे हैं वो पहले इनकार करते रहे हैं, जैसे ही तरमीम मंजूर हुई है वो रिलीफ लेने के लिए भी तो सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले ही पहुंच गए, जाके उन्होंने कह दिया है कि जी तरमीम हो चुकी है, अब बेंच नजरसानी केस भी नहीं सुन सकेगा। ये शुगल मेला है कि एहतसाब के लिए नैब के नए कानून के मुसवदे के खिलाफ इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में थे जी, और सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला उनके खिलाफ दिया तो उस फैसले से फायदा लेने के लिए एहतसाब अदालत में चले गए, कल सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। लेकिन आज की एक बड़ी अहम खबर डेली एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे आपने देखी होगी, मैंने अभी देखी है कि वहां पे तकरीबन 52 सीटों पे जिमनी इलेक्शन थे KP में। आपको पता है PTI एक सीट नहीं जीती, 42 आजाद जीत गए और 10 दूसरी पार्टियों के जीत गए। तो जो गवर्नर, जिन वजीर आला की आपने आवाज सुनाई थी, जो कह रहे थे कि हम लाएंगे इंसाफ पे मबनी और कानून बनाएंगे, तो हुजूर आला तो ये आपने पहले पुलिस को अपने शिकंजे में लेने के लिए क्यों रखा? बिल्कुल, मेरे पास खत्म हो गए लास्ट 30 सेकंड से। ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला भी अभी पेंडिंग है, इलेक्शन कमीशन का फैसला आना है, तो उसके लिए भी तो कोई तरमीम नहीं आएगी क्या? बस आप लिख लें कि वो कोई तरमीम की जरूरत नहीं है, फैसला हक में आएगा उन्हीं पार्टियों के जो लॉ ऑफ द लैंड इस वक्त मौजूद है, जो पार्लियामेंट ने बना दिया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं होगा, वो मखसूस नशिस्तें उन्हीं को वापस मिलेंगी जिन्हें सस्पेंड किया गया। सही है जी, सही है। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे और नजर रखते हैं सियासी मामलात पर, शहर इक़्तिदार में बैठे हुए थे, पूरा तज्जिया उन्होंने दिया और हमें बताया कि आगे हालात क्या होने जा रहे हैं। इसी के साथ ही एक्सप्रेसो में हम लेंगे छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। तो जनाब, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़ुबान में लुकनत या हकलाहट से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो आवाम को ज़ुबान की लुकनत या जो हकलाहट जिसे कहा जाता है उसका शिकार अफराद की परेशानी का एहसास दिलाना और स्पेसिफ़िकली इस मर्ज़ के बारे में शऊर पैदा करना है कि हकलाहट या ज़ुबान की लुकनत ने लोगों की ज़िंदगियों, स्कूल्स के ज़माने में, मुलाजमतों में और माशरती ज़िंदगियों को किस तरीके से अफेक्ट किया है। इस हवाले से हम सब के पास ज़रूर किसी ना किसी एक की कहानी होती है। अभी मैं बल्कि बात ही कर रही थी अली से कि मैं आपको शेयर करती हूँ एक स्टोरी। मुतासरा जो अफराद होते हैं इससे निमटने और दूसरों की जानिब से मजाक उड़ाए जाने की वजह से काफ़ी परेशानी का वो सामना करते हैं, उससे उनका कॉन्फिडेंस चेक होता है, जो भी वो काम कर रहे होते हैं वो सही तरीके से नहीं कर पाते। दुनिया भर में इन अफराद की तादाद 7 करोड़ से ज़ायद है और ज़ुबान की हकलाहट होती क्या है, क्यों होती है, क्या इसका कोई हल भी होता है, इलाज भी होता है या नहीं, इस आज बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट आयशा जावेद भट्ट। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, हाउ आर यू? आयशा, सबसे पहले तो ये बताएं कि बच्चों के अकलाने की वजह क्या होती है, क्योंकि बच्चों को ये मसला दरपेश आता है और अमूमन जब वो ज़बान सीख रहे होते हैं उसमें ही निशानदेही होना शुरू हो जाती है। इट डिपेंड्स ऑन अर्ली चाइल्डहुड में। अगर हम बात करें तो अमूमन हमारे पास जो केसेस जो हमें रिसर्च डेटा देती है वो 2 to 5 ईयर्स के अंदर बच्चों में ये अमूमन हकलाने का, जिसको हम स्टैमर कहते हैं, स्टैमरिंग का मसला जो हमें रिपोर्ट हो रहा होता है। अच्छा। इनमें अमूमन बच्चों की ज़बानगी में प्रॉब्लम आ रही होती है, अल्फाजों की अदायगी में, वर्ड्स की रिपीटेशंस आप इसके अंदर देखेंगे बच्चे रिपीट कर रहे होते हैं समटाइम्स वर्ड्स, और अगर वो बहुत सवेरिटी के ऊपर जा रहा है तो वो वर्ड से कुछ साउंड्स के ऊपर स्पेसिफिकली बच्चे को अल्फाज की अदायगी में, उसकी रवानगी में दिक्कत महसूस हो रही होती है। अगर इसके इलाज के बारे में हम बात करें या ये देखा जाए कि वजह पहले क्यों है, तो वजह इसमें जेनेटिकली फैक्टर इज डेफिनेटली इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द प्रीडोमिनेट कर रहा है वो अभी तक। अदर देन दैट, चाइल्डहुड में देखा जाए तो चाइल्डहुड में सबसे पहले डेवलपमेंटल स्टैमरिंग का एक स्कूल ऑफ थॉट है जो हमें कहता है कि जी बच्चों के अंदर 2 से 6 साल के अंदर तक अगर हकलाने के या स्टैमरिंग के मसाइल आते हैं तो उसको हम अर्ली इंटरवेंशन के थ्रू देख लिया जाता है। बहुत से केसेस में ये रिजॉल्विंग हो जाती है, बट इट डिपेंड्स। पेरेंट्स सबसे पहले इन चीज़ों को खुद देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ पर रवानगी में या फ्लुएंसी में उन्हें किसी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है। दे आर द फर्स्ट वन जो रेड फ्लैग्स वहां पर देख रहे होते हैं। बट प्रॉब्लम वहां पर पेश आती है जब वो रेड फ्लैग्स इग्नोर हो जाते हैं और अर्ली इंटरवेंशन के ऊपर अगर हम उस चीज पे ना देखें या उन चीजों को देखा ना जाए, केटर ना किया जाए उस टाइम पे,
बच्चे को रवानगी में या किसी किस्म के अपने नीड्स को, अपनी कम्युनिकेशन को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आ रही है, या ऐसा हुआ है कि उसकी रवानगी मुतासिर हुई है और उसका बोलना कम हो गया है, उसने अवॉइड करने स्टार्ट कर दिए सिचुएशंस को, तो ये तमाम वो रेड फ्लैग्स होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स को देखना चाहिए। एंड द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो उनको करना चाहिए उस टाइम पे, दे शुड सीक द हेल्प। ओके, प्रोफेशनली हेल्प लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे पास डेटा रिसर्चेस तो अब तो भरी पड़ी हैं इस चीज के ऊपर। आप अपने देखें तो इसमें जितना फोकस कर सकते हैं हम अर्ली इंटरवेंशन पे करते हैं। वही बच्चे अगर उस टाइम पे ना मुतासिब उनको बर वक्त तशखीस ना की जाए या उनका इलाज ना किया जाए उस वक्त पे, दे डेफिनेटली they need to go to the school and then their professional and वो so on, वो चीज़ जो है ना वो आगे एक बहुत प्रॉब्लम। अच्छा आयशा, एक और चीज़ जिस तरह से भी आपने बात की कि एक जेनेटिक फैक्टर भी है, तो बेसिकली ये जो स्टैमरिंग है, यह हकलाहट है, लुकनत है जो ज़ुबान की, ये जेनेटिक डिजीज़ है या फिर बहुत सारे बच्चे एक दूसरे को देखकर भी पिक करते हैं और एक दूसरे को कॉपी करना शुरू कर देते हैं और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे इफेक्ट होते हैं? क्या ये भी एक फैक्टर है? Yeah, this is a factor again. जेनेटिकली इज वन फैक्टर, ठीक है, इसमें भी आपको रेशो मिल जाएगा अगर आप देखें। एक चीज ये जो घर में किसी को या स्कूल सेटिंग में या प्ले सेटिंग में बच्चे ने किसी को देखते हुए अडैप्ट किया, दैट इज अ हैबिचुअल, वो बिहेवियर अडैप्ट हो रहा है वहां पर। अडैप्ट होते होते बच्चे वो बिहेवियर लर्न कर देते हैं कि हमने बात करने का अंदाज कैसे रखना है अपना। वहां पर भी थोड़ी सी बिहेवियर मॉडिफिकेशन के साथ माइंड अप हो जाती है। लेकिन अगर इसको हम रूट पे देखें ना, तो इट इज बेसिकली अमूमन हम इसको 3 तरीकों में कैटेगराइज कर दें कि जी आया या तो ये जेनेटिकली एक फैक्टर स्ट्रॉन्ग आ रहा है उसके अंदर, उस वजह से हो रही है, या ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के बच्चा उस टाइम पे अचीव कर रहा होता है। तो इट हैपेंस इन एक स्कूल ऑफ थॉट इसके ऊपर ये सपोर्ट कर रहा है, बट बहुत से इसके अगेंस्ट भी जा रहे हैं कि डेवलपमेंटल स्टटरिंग जो है वो क्या चीज आ रही है कि जी बच्चा जब डेवलपमेंटल ईयर्स में होता है अपने अर्ली, तो वहां पर इस तरह की अगर उनको दरपेश आ जाती है रवानगी में प्रॉब्लम्स, तो उसको समटाइम्स वो रिजॉल्विंग होती है बट विद मिनिमम हेल्प। But in most of the cases वो मिनिमम हेल्प में नहीं जाती, तो फिर वो डेफिनेटली दैट थिंग नीड्स द ट्रीटमेंट। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर समटाइम्स न्यूरोजेनिक स्टैमरिंग, उसमें हम ये कह सकते हैं कि जी एक्वायर्ड या किसी किस्म की आपकी ब्रेन ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई, यानी कि एक वो अफराद जो अब स्टैमर कर रहे हैं वो किसी किस्म की दिमागी चोट से पहले नहीं कर रहे थे या किसी स्ट्रोक से पहले उनको ऐसा कोई बिल्कुल मैं यही पूछने वाला था आपसे कि 2 से 5 साल आपने कहा अमूमन बच्चों में ये होती है कि इस हवाले से कभी लेटर स्टेज पर भी आपको दिखाई देता है कि कुछ लोग स्टैमरिंग अपनी लेटर एज में डेवलप कर लेते हैं? एक तो आपने बताया कि वो ये फिजिकल ट्रॉमा से गुजरते हैं, पर कुछ मेंटल ट्रॉमा की वजह से भी स्टैमरिंग करने लगते हैं। देखिए मेंटल ट्रॉमा पे डेफिनेटली इसमें फैक्टर्स जरूर होते हैं और ये जरूरी नहीं है कि ये बच्चों के स्पेसिफिकली अर्ली ईयर्स के अंदर ही जो है वो स्टैमरिंग स्टार्ट हो, उसके बाद नहीं हो रही। it leads to any kind of trauma. Sometimes some emotional trauma is so strong या कुछ stressors आपके बहुत ज्यादा strong होते हैं जिससे जो है बच्चा या एक एडल्ट जो है वो स्ट्रेस में या एंजाइटी में या फियर, तमाम चीजें उसको मिलकर what at the end result is this कि उसके जो आउटपुट है, वर्बल आउटपुट है जिसमें उसने अपनी चीज को कम्युनिकेट करना है, वो आहिस्ता आहिस्ता सही है, ठीक है। तो ये इट मैटर्स और बहुत से केसेस में हमें काउंसलर्स और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनकी भी हेल्प दरकार हो जाती है उसके अंदर। अच्छा, तो आयशा व्हाट्स द बेस्ट प्रैक्टिस ये स्टैमरिंग को अवॉइड करने के लिए जो बच्चे कर रहे हैं, या कोई ऐसी थेरेपीज या कोई कोर्स या ट्रेनिंग्स जिससे बच्चे जो हैं वो बेहतर तरीके से बोलना शुरू कर दें और हकलाहट जो है उससे बाहर निकल आए? वो देखिए इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम बच्चों से स्टार्ट करें ना, स्टार्टिंग फ्रॉम किड्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर अब एक 3 साल का बच्चा अगर स्टैमर कर रहा है या हकला रहा है या हम आम अल्फाज में कह रहे हैं जी लुकनत आ रही है, तो उसको खुद भी नहीं पता होगा उस टाइम पे कि हकलाना क्या है, व्हाट इज दिस थिंग। सो इन दैट केस वी यूजुअली ट्रेन द पेरेंट्स। पेरेंट ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, आपको स्पीच थेरेपिस्ट जो है ना वो प्रॉपर उसके बारे में गाइड करते हैं। पेरेंट ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि आप एनवायरनमेंट को ऐसे मॉडिफाई कर रहे हैं, पेरेंट्स का आपस में कम्युनिकेट करने का अंदाज ऐसा हो रहा है, फैमिली मेंबर्स को ट्रेन किया जाता है कि वो ऐसा माहौल बनाए जिसमें बच्चे का अपना पैटर्न ऑफ बिहेवियर और जो वे ऑफ टॉकिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफाई हो जाए। बिकॉज बच्चे अभी बहुत छोटे होते हैं, देमसेल्फ डू नॉट अंडरस्टैंड के स्टैमरिंग क्या चीज है। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम देखें, ये भी बताइएगा कि हम देखते हैं कि अक्सर मजाक उड़ाया जाता है ऐसे बच्चों का जो कि स्टैमर कर रहे होते हैं, और हमने ना सिर्फ अपने इर्द गिर्द बल्कि अपनी फिल्मों में भी देखा है कि वहाँ माशरे में इस बिगाड़ को बहुत फ़नी वे में दिखाया जाता है।
तो आप क्या समझती हैं, क्या पैगाम देना चाहती हैं जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं या आपको ऑनलाइन या इस वक्त ऑन एयर देखेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगी? देखिए उसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू, आज आपको पता है जो स्टैमरिंग डे है उसका जो एक पर्पस है, थीम है, वो ये भी है एक्टिव लिसनिंग, ठीक है, जो हमने उनको बताना है, ठीक है। तो एक्टिव लिसनिंग इटसेल्फ ये है कि आप उनको सुने। द वर्स्ट, मैं इस प्रोग्राम के थ्रू बस यही बताना चाहूंगी उनको कि देखें, दे आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग इन देयर स्कूल ईयर्स, और अगर वहां पर भी उसको बर वक्त अगर इलाज ना किया जाए या उस चीज को ना हम इंटरवेंशन की तरफ लेकर आए तो वो प्रॉब्लम कॉज करती है आगे, वो उनको ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम कर रही होती है। इसमें पेरेंट्स को जो एक कहने वाली बात है, और जो आई होप सो कि वो इस चीज के ऊपर अमल करना स्टार्ट करें कि अर्ली इंटरवेंशन की तरफ मूव हो। देखें, जितनी जल्दी जिस चीज का इलाज मुमकिन है उसको हम क्यों उस चीज के ऊपर उनको आगे, बच्चों को जो आगे एडल्ट्स की तरफ जा रहे हैं, बड़े होकर उनको और ज्यादा प्रॉब्लम्स, एंड इट देन गोज टू द डिप्रेशन, और वो बहुत से मसाइल को और जो है ना वो हाईलाइट करेंगे और उनको भी टच करते हुए जाएंगे। बेटर टू स्टार्ट द अर्ली इंटरवेंशन एंड स्टार्ट द सपोर्ट ग्रुप्स। सपोर्ट ग्रुप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि उन लोगों को ये महसूस हो जो स्टटर कर रहे हैं, दे आर नॉट अलोन, देयर आर ऑल अदर, बहुत से भी हैं जिन्होंने रिकवर कर ली है, और जो रिकवर कर रहे हैं वो अपनी स्टोरीज शेयर करें एक दूसरे के साथ, ताकि वो सेल्फ एस्टीम और बहुत सी चीजें जो है उनकी वो इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें और हमारे नाजरीन को बताने के लिए कि इन लोगों से डील किस किया जाए। हमारा तनकीद का मुआशरा है, हर बंदा तनकीद करता हुआ, मजाक उड़ाता हुआ दिखाई देता है। एक ऐसा मुआशरा बनाएं जिसमें आप एक दूसरे को सपोर्ट करें। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, आपको पता है कि पाकिस्तानी नौजवान दुनिया के हर मैदान और हर खेल में मुल्क का जो सर है फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं, और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान के नौजवान टेनिस स्टार मिकाइल अली से, जिन्होंने गैर मामूली सलाहियत का मुजाहरा करते हुए अंडर 16 बॉबी कर्टिस डबल्स चैंपियनशिप जीत ली है। और बॉबी कर्टिस चैंपियनशिप दुनिया भर में मशहूर और एक बावकार इवेंट है जो आला दर्जे के टेनिस खिलाड़ियों की तरबियत के लिए मशहूर है। बिल्कुल, जिसके साबिक चैंपियंस में क्रिस एवर्ट, जेनिफर केपाटी और एंडी रोड्रिक जैसे लेजेंडरी टेनिस खिलाड़ी भी शामिल हैं। इससे पहले मिकाइल ने सिर्फ 2 सिंगल्स 14 माह कबल बॉबी कर्टिस चैंपियनशिप भी जीती थी, और मिकाइल 11 साल की उम्र में थाईलैंड, भारत, उर्दन और कजाकिस्तान के खिलाड़ियों को शिकस्त देकर एशियन अंडर 12 भी जीत चुके हैं। मजीद बात करते हैं उभरते हुए मिकाइल अली से। मिकाइल, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बॉबी कर्टिस अंडर 16 चैंपियनशिप जीतने का तजुर्बा कैसा रहा आपका? Bobby Curtis is one of the most recognized junior tennis tournaments in the world, and 4 players that you might know of that won this tournament when they were a junior and then became world number 1: Andre Agassi, Chrissy Evert, Jennifer Capriati, and my favorite, Andy Roddick. So for me, winning this tournament, singles and doubles in 1 year, is a dream come true. ठीक है। अच्छा, अब अपने बारे में बताएं कि क्या पढ़ाई कर रहे हैं और टेनिस का शौक कैसे पैदा हुआ और कब से खेल रहे हैं? मेरी आदि फैमिली कराची में है और मेरी आदि फैमिली मुल्तान में है, but these days I am training in Florida and I go to SVB Tennis Academy and I do ICL Academy School. अच्छा, मिकाइल ये बताइएगा कि चंद माह पहले ही आपने अंडर 14 सिंगल्स चैंपियनशिप जीती थी, और अब ये कामयाबी, कितने खुश हैं आप, मुस्तकबिल के बारे में कितने पुरुमीद हैं? Well, last year I wrote down on a piece of paper that my goal for the next year is to win Bobby Curtis championship, so that I have won singles championship and doubles championship means a lot to me, but I don't care so much about the trophies. Those are for my mother. I'm just focused on my training and my process. That's great, Michael. अच्छा, what about your training routine? क्या है आपकी training routine, और पढ़ाई के साथ-साथ training को manage कैसे करते हैं? कितना मुश्किल होता है ये? Since I was 4 years old, I've been following the training methodology of my favorite athlete, Kobe Bryant, and that methodology is 666, where I wake up at 6 a.m., start my training 6 hours a day, and for 6 days a week. And yes, I have school, but if you manage your time right, you can fit it in. अच्छा, ये बताइएगा कि आपके आइडियल खिलाड़ी कौन से हैं और क्यों हैं? बचपन से मेरे फेवरेट 2 टेनिस प्लेयर्स हैं। एक, नोवाक जोकोविच, because he's the greatest. दूसरे,
Essam Al-Haq Qureshi. And I credit a lot to Essam, my Bobby Curtis doubles win, because I used his tactics a lot because I watched him play so much, and I've used a lot of his playbooks, and I always enjoy and learn from watching him play. ज़बरदस्त। अच्छा मिकाइल, अब ये भी बताएं कि अभी तक कितने इवेंट्स जो है उनमें आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं और कौन कौन से एजाज़ अपने नाम अपने कर लिए हैं? I love to compete. I play more tournaments than most of my peers, but the ones that really matter to me are the ones that I play for Pakistan. I still remember in Islamabad beating India for the first time. Pakistan beat India in tennis, and then Pakistan 12 and under team won the Asian Championships in Kazakhstan. And I've also individually won many tournaments for Pakistan internationally in Japan, Kazakhstan, Tajikistan, and I just came back from Jamaica getting to the ITF doubles final representing Pakistan. But what I really care about the most was getting the Pride of Pakistan award by the ISPR Army, and that is my most proud moment. अच्छा, ये बताइएगा कि what tournaments are you planning to represent Pakistan on, and what title do you hold close to yourself? Inshallah, I'm looking forward to next year playing for the Pakistan Junior Davis Cup team and bringing home a championship, and I'm also looking forward to being part of the men's Davis Cup team and maybe even Olympics one day. ओके मिकाइल, इन दी एंड ज़रा बताइएगा टेनिस कितना मुश्किल खेल है, अपने टेनिस के सफ़र में जो भी चैलेंजेस आपको पेश आए इस हवाले से हमें बताएं। टेनिस बहुत मुश्किल है. Experts say tennis serve is the hardest sports mechanic, and I have gone through many challenges, and I know there is many challenges I will still face, but what I need is prayers from everyone in Pakistan, and I will make Pakistan proud always. मिकाइल, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। अभी ब्रेक के बाद हासिल होंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। है ना, आप जानती हैं कि अक्सर ये सवाल सामने आता है कि क्या शाहजहां ने ताजमहल के कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, और इसके बहुत से जवाब मिलते हैं, जी कटवा दिए थे, कुछ कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो जानते हैं इसी के बारे में सेगमेंट माइंड मैटर्स में डॉक्टर कंवल खालिद से। मैं हूं डॉक्टर कंवल खालिद, और ज़िंदगी में कुछ मौज़ूआत ऐसे होते हैं जो हमेशा आपके दिल के बहुत करीब होते हैं, और एक मौजू ऐसा है जिसके ऊपर कि मैंने बार बार बात की है और आज फिर मैं उस पर बात करूंगी। आज से चंद साल पहले मैं पाकिस्तान से बाहर गई हुई थी, काफ़ी ऐसा कुछ माह के बाद जब मैं वापस आई, और मैं एक टीवी प्रोग्राम में बैठी हुई थी, तो एक बच्चा वहाँ पे खड़ा हो गया। तो उसने कहा कि जी क्या है हमारी हेरिटेज, और क्या है हमारी बिल्डिंग्स, और क्या आप तारीफ़ें कर रही हैं ताजमहल की और आगरा की और किले की, कि ये तो जो है ये चीज़ें इंतहाई फजूल तरीके से बनाई गई, और उनमें बहुत से लोगों का जो है ना खून शामिल है। आई वॉज टोटली बैफल्ड, मुझे कुछ समझ नहीं आई उसकी बात, लेकिन खैर मैंने जब उसको जवाब दिया, एक्सप्लेन किया, और उसमें उन्होंने 2 स्टेटमेंट्स, उस स्टूडेंट ने, यंग लड़का था 22-24 साल का, उसने कहा जी कि देखिए ना, शाहजहां ने जब ताजमहल बनवाया तो तमाम आर्टिजन्स के हाथ कटवा दिए, और उसके बाद उसने कहा कि जब यहाँ पर किले बन रहे थे और जब यहाँ पर बादशाही मस्जिद बन रही थी, तो उस वक्त यूरोप में यूनिवर्सिटियाँ बन रही थी और इंस्टीट्यूशंस बन रहे थे और मेडिसिन साइंस में तरक्की हो रही थी। ऑफ कोर्स मुझे उस वक्त तक उसकी बैकग्राउंड नहीं पता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तानी एक चैनल है जो कि उस वक्त बहुत पॉपुलर था, वहाँ पर ये इस किस्म की जो है गुफ्तगू की गई और बड़े ऑथेंटिकली ये बातें कही गई। मेरे लिए एक बड़ी अचंभे की बात थी, क्योंकि मैं तारीख़ इतने अरसे से पढ़ रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। बहरहाल तहकीक करना मेरा हमेशा से पहला कदम होता है किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने में या रिजेक्ट करने में। चुनांचे मैंने ये तहकीक की, और फिर उसके बाद बहुत सारे इंडियन चैनल्स पे जो फिल्म्स बनी, जो पाकिस्तानी बात मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे, और एक बात जो थी वो बार बार रिपीट हुई कि जी शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद तमाम आर्टिजन्स के हाथ कटवा दिए और उन सबको जो है नाकारा कर दिया, ताकि उसके बाद वो ताजमहल जैसा काम ना कर सकें।
ये अगर आप कभी इंडिया जाएं, जो कि मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पर भी ये बात जो है, आपका गाइड जो है जिस जगह भी जाएगा वो ये बात ज़रूर करेगा। अब ये एक बड़ी लॉजिक और रीज़न का इसमें सवाल आ जाता है कि जिस वक़्त शाहजहां ताजमहल बनवा रहा था, उस वक़्त पूरे हिंदुस्तान में उसके बहुत सारे आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स हो रहे थे। हिंदुस्तान में हमें जो इतनी शानदार इमारत मिल रही हैं, जिनके ऊपर के प्यातया दौरा, आइनाकारी और मुकद्दस का और इस किस्म के जो काम उन पे हुए हैं, वो काम जो है अपनी कैलकुलेशन और अपनी एग्जीक्यूशन के एतबार से दुनिया में बेहतरीन में माने जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसी दौर में इतना शानदार काम क्यों हुआ। उसकी दो वजूहात हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उस दौर की हुकूमतें इसको पैट्रोनाइज कर रही थी और वो बहुत ज़्यादा इनकरेज करती थी लोगों को जिनके पास ये हुनर मौजूद था, और ये इतनी ज़्यादा इनकरेजमेंट होती थी कि फिर बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, ये काम आगे चलता जाता था और उस काम में परफेक्शन आती जाती थी। इसीलिए जो ये बहुत सारी इमारतें बनी, और जब तक शाहजहां आता है और उसने तो बहुत ही ज़्यादा तामीराती काम किया, तो वो उन्हीं पूरी फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करता था। अब आप ये देखिए कि वो फैमिलीज़ जिनके पीछे 150 से 200 साल की तारीख़ मौजूद है उस फ़न को पक्का करने की, तो ये कैसे हो सकता है कि वो एक इमारत मुकम्मल करवा के और उसके सारे आर्टिजन्स के हाथ कटवा दे और उसके बाद अगली इमारत शुरू करेगा? तो क्या वो 3 नस्लें या 4 नस्लें इंतज़ार करेगा कि वो लोग उस परफेक्शन पे पहुंच जाएं और फिर उसकी अगली इमारत पे काम करें? बिल्कुल नहीं, ऐसा कतई नहीं हुआ। तो मेरी अपने सुनने वालों से एक गुजारिश है कि ये जब आप बात सुनते हैं कि शाहजहां ने सबके हाथ कटवा दिए थे, ये बिल्कुल गलत है। और ये जितने भी हुक्मरान थे, ख़ुसूसन जो मेन स्ट्रीम हमारे जो हुक्मरान थे मुग़लों के, तो ये लोग आर्ट को बहुत ज़्यादा पसीदाई देती थे और जो आर्टिजन्स होते थे, जो काम करने वाले होते थे, वो उनके नज़दीक बड़े अहम होते थे। आप इसको इसी तरह इमेजिन कीजिए कि इस वक्त अगर आपका कोई हुक्मरान जो है वो पेंटर्स को या स्कल्प्टर्स को या आर्किटेक्ट्स को एज अपने क्लोज फ्रेंड्स और अपने साथ लेके चले, तो आप सोचिए कि हमारे मुल्क में आर्ट जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। तो एक तो ये रुख बड़ा अहम है कि इनके यहाँ नस्ल दर नस्ल लोग काम करते थे और उनका जो डाउनफॉल आता है वो 18वीं और 19वीं सदी में आता है, और वो मुख्तलिफ सियासी वजूहात थी और बुनियादी वजह ये थी कि हुक्मरानों की पैट्रोनेज कम होते होते ख़त्म हो गई थी। और फिर 19वीं सदी में ये काम बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं कि जब अंग्रेज़ यहाँ आता है तो वो लोकल आर्ट्स एंड क्राफ्ट को टोटली रबिश कह के रिजेक्ट करता है। तो उसका नतीजा आपके सामने है कि हमारे बहुत सारे अलूम व फ़नून वक्त के साथ ख़त्म हो गए। इसी गुफ्तगू का एक जो दूसरा हिस्सा है, जो दूसरी स्टेट में साथ ही है, वो ये कि जिस वक़्त हमारे यहाँ पे ताजमहल बन रहा था और शाही किला बन रहा था, तो यूरोप में यूनिवर्सिटियाँ बन रही थी और मेडिकल साइंसेस में तरक्की हो रही थी एंड ऑल दैट। एक तो ये कि हमें उसकी कोई लॉजिकल प्रूफ नहीं मिलता। हिंदुस्तान में जो तालीमी मेयार थे और जो यहाँ का एक सिस्टम था एजुकेशन का, उस पर मैं एक और प्रोग्राम में तफसीली बात करूँगी। यहाँ मैं सिर्फ ये कहूँगी कि यहाँ पर जो भी मजहबी इबादत गाह बनाई जाती थी, चाहे वो मस्जिद हो, कोई गुरुद्वारा हो या मंदिर हो, उनके साथ ये लाजिम था कि वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाएं। जैसे मसाजिद के साथ मदरसा होता था, मंदिर के साथ धर्मशाला होता था, कि जहाँ पर के लोगों को एजुकेट किया जा सके, पढ़ाया जा सके। एक और इन जो रिलीजियस बिल्डिंग्स होती थी, उनके साथ एक और एलिमेंट ये होता था, और वो था हिकमत का। हकीम जो हैं, हुक्मा जो हैं, वो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते थे। इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, बुनियादी अलूम का हासिल करना हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम मर्द और औरत जो थे वो उससे ज़रूर फेमिलियराइज होते थे।
ये तो मैं अलूम की बात कर रही हूँ। जहाँ तक हिकमत का सवाल है, तो ये जो हिकमत है इसके लिए कोई हकीम या डॉक्टर की मोहताजी नहीं थी, बल्कि आपके घर में आपकी जो दादी नानी और बुजुर्ग ख़वातीन थीं, उनको बहुत सारी रेमेडीज़ जो होती थी वो उनकी फिंगर टिप्स पे होती थी। अगर आप अभी भी किसी वक्त अपनी नानी या दादी के साथ बैठिए तो आपको वो एक बुखार की, कान के दर्द की, दांत के दर्द की, पेट ख़राब होने की नुस्खा जो होगा, कहीं वो आपको अजवैन बता देंगी, कभी वो आपको ज़ीरा बता देंगी, और वो बहुत सारी रेसिपीज़ या बहुत सारे आप समझिए नुस्खे वो आपके साथ शेयर कर लेंगी। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो हिकमत है, वो जो नॉलेज है, वो तो हमारे घर घर में मौजूद था और हर रीजन के एतबार से था। जो थर का है वो अपने जड़ी बूटियों के मुताबिक इलाज करता था, पंजाब का अपने मुताबिक करता था, बलूचिस्तान का अपने मुताबिक करता था, इसी तरह मध्य प्रदेश और बाकी इलाके जो है वो अपनी अपनी ज़मीन की जड़ी बूटियों के वो जानते थे कि किस जड़ी बूटी को हम कब इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि मैं मानती हूँ कि उस दौर में ये फॉर्मल FA BA MA की डिग्रियाँ नहीं थीं, लेकिन इल्म जो है वो किसी तौर भी डिग्री का मोहताज नहीं है। और अंग्रेज़ का जो हमें तालीमी निज़ाम हम पे लाजिम कर दिया गया, अब तो यूरोपियन ममालिक भी उसकी बहुत सारी खामियां जो हैं वो उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। और वो जो एजुकेशन सिस्टम हमें दिया गया है उसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। और इसकी क्लासिकल एग्जांपल आप अपने इर्द गिर्द देख लीजिए कि आपके यहाँ पे बहुत सारे PhD डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे मास्टर्स हैं, बहुत सारे लोगों ने बैचलर्स किए हुए हैं, लेकिन जब हम उनकी इल्मियत पे बात करेंगे तो कुछ लोग आपको बहुत शदीद तौर पे नाउम्मीद भी करते हैं, क्योंकि इल्म किसी भी डिग्री का मोहताज नहीं होता। सो काइंडली जहन में रखिएगा कि हिंदुस्तान में ये जो एक कॉन्सेप्ट है इसको हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है। और एक आखिरी बात, ये वो दौर था जब एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। ये जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए जाते थे आर्किटेक्चर के हवाले से, जिनमें कि किला और इमारत और सराय और ताजमहल ये सब शामिल हैं, दे वर बेसिकली यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लोगों को नौकरियां देने के लिए। इसकी मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ। जूलियस सीजर ने जब रोम को फतह किया तो उस फतह के बाद उसने देखा कि रोम का बहुत बुरा हाल था, गुर्बत बेतहाशा थी, तो उसने बहुत सारे टेम्पल्स के प्रोजेक्ट्स और बड़े बड़े स्कल्पचर्स बनाने के प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए, जिसका बुनियादी मकसद रोमन लोगों को नौकरियां देना था, काम देना था। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो इमारत बनाई गई, इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की और ये एम्प्लॉयमेंट साल हर साल रहती थी। और अगर हम ताजमहल, जिसको कि सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उसी की बात करें तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आगरा शहर की जो डेवलपमेंट है उसमें ताजमहल के आर्टिजन्स का और उसके वर्कर्स का, उसके मज़दूरों का बहुत हाथ है, क्योंकि उस कंस्ट्रक्शन की वजह से उन्हें उस लोकेशन में रहना पड़ता था, चुनाचे उससे आपका एक प्रॉपर शहर जो है वो इस्टेब्लिश हुआ। चीज़ों को इस एंगल से देखिए और मेरा ख्याल है कि आपको बहुत सारी हकीकतें आश्कार हो जाएंगी। शुक्रिया। खेलों के मैदान में आलमी सतह पर शाज़ु नाज़रीन ऐसे मौके आते हैं जब कई ममालिक के एथलीट्स को शिकस्त देकर एक ही मुल्क के दो टैलेंटेड खिलाड़ी फाइनल में मद्दे मुकाबले आ जाते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ऐसे मनाजिर देखने को तब मिले जब इंडोनेशिया में होने वाली छठी एशियन ओपन क्यायोगी ताइक्वांडो चैंपियनशिप के 58 किलोग्राम कैटेगरी की फाइनल में दो पाकिस्तानी ताइक्वांडो फाइटर का मुकाबला हुआ। चैंपियनशिप में पाकिस्तान के हारून खान ने फाइनल में अपने हमवतन अबू बकर को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीता है। हारून ने यह मुकाबला सनसनीखेज अंदाज में 6-4 और 9-7 से जीता और इसी कैटेगरी में अबू बकर ने सिल्वर मेडल भी हासिल किया है, जबकि मजमूई तौर पर इस इवेंट में पाकिस्तानी छाए रहे, एशिया के दीगर ममालिक को पछाड़ते रहे, नंबर 1 टीम बनकर सामने आए और इस चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मजमूई तौर पर 3 गोल्ड मेडल्स
3 सिल्वर मेडल्स, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और मुल्क की ताइक्वांडो तारीख में एक यादगार लम्हा है और किसी भी बैनुल-अक़वामी ताइक्वांडो इवेंट में पाकिस्तान की बेहतरीन कारकर्दगी भी है। जी हाँ, हम इससे कबल आपकी मुलाकात गोल्ड मेडल जीतने वाले फाइटर से करवा चुके हैं और आज हमारे साथ मौजूद है हारून खान, जिन्होंने इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। उन्हीं से मजीद बात कर लेते हैं। हारून हमारे साथ ही मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हारून, सुबह खैर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। हारून, सबसे पहले तो ये बताएं कि हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है, गोल्ड मेडल आपने जीता, आपको कैसा फील हो रहा है और अपने जो हम वतन से मुकाबला था वो कितना मुश्किल, कितना आसान था? जी, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे गोल्ड से नवाजा। तो दूसरी बात यह है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है आपस में लड़ना, क्योंकि हम यहाँ पे एक जगह ट्रेनिंग करते हैं, तो हम एक दूसरे को जानते हैं कि हम किस टांग से हम लोग जो है ना एक दूसरे को डिफेंड करते हैं और किस तरह खेलते हैं। हम आपस में मतलब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मैंने टोटल टूर्नामेंट में 5 फाइटें की। पहली फाइट मेरी फिलिपाइन के साथ थी और दूसरी मलेशिया के साथ थी, तीसरी इंडोनेशिया के साथ थी, सेमीफाइनल उज़्बेक के साथ थी, उज़्बेकिस्तान, और फाइनल मेरे अपने पाकिस्तान के साथ थी। बहुत ज्यादा खुशी हुई क्योंकि हम 2 लड़के जो ना एक वेट में गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों फाइनल में आ गए और दोनों मेडल अपने मुल्क को गए, एक गोल्ड एक सिल्वर, दोनों मेडल अल्हम्दुलिल्लाह। तो हारून, आपने ये सोचा कि अगर आप ये शिकस्त भी खा जाते हैं इस आखिरी मुकाबले में तो भी गोल्ड मेडल वतन ही आना था, तो आपने ये सोचा कि रिलैक्स होकर फाइट करते हैं, कोई मसला नहीं है, गोल्ड मेडल तो घर ही आना? नहीं, असल में हमें यही बताते हैं कि दोस्ती जो है ना वो अलग है और रिंग में जाना जो है ना सेल्फ पे सब कुछ। हम भी जब कोच है हमारा ईरानी कोच यूसुफ करामी, उसने फाइट में जाने से पहले हमें यही कहा है कि आप लोग माशाल्लाह अच्छे दोस्त भी हो और रिंग में जो है ना आप लोग को कोई दोस्त नहीं हो, तो आप लोग लिहाजा अपनी फाइट करें। तो हम अपनी फाइट कर रहे थे, वहाँ पे जो इंडोनेशिया की आवाम थे सारे देख रही थी और बाकी प्लेयर्स थे, उन लोगों ने भी इंजॉय किया। जो हमारे पाकिस्तानी थे हमारे साथ ऑफिशियल गए थे, CEO उमर सईद साहब, उसने ज्यादा इंजॉय किया। हमारे साथ कर्नल जिशान साहब थे, उसने इंजॉय किया। ठीक है जी, हमें बड़ा फख्र है जी, मेडल तो पाकिस्तान आया गोल्ड। अच्छा, मुझे बताएं हारून, जैसे आपने बताया कि आप लोगों की ट्रेनिंग एक साथ होती है, तो फिर एक दूसरे की जो स्ट्रेंथ्स होती हैं या वीकनेसेस होती हैं वो तो पहले से फिर आपको पता होती हैं, तो इससे कितनी ज़्यादा हेल्प हो जाती है फिर उस वक्त जब आप रिंग में होते हैं? जी, ये हेल्प भी हो जाती है और फिर जो है ना डेंजरस भी है। क्योंकि हम एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा इशारा ही मतलब हम लोग एक दूसरे जान लेते हैं कि अब इस टाइम ये कौन सी किक मारने वाला है या कौन सा पंच मारने वाला है। तो लिहाजा मतलब हार्ड बहुत होता है हम लोगों के लिए आपस में लड़ना। बाकी मुल्कों के साथ हम लड़े, अभी मेरा सेमीफाइनल उज़्बेकिस्तान के साथ था, बड़ा टफ गया है, 3 राउंड तक गया, लेकिन मुझे कोई मुश्किल नहीं हुआ है। और हमारे पाकिस्तानियों के साथ क्योंकि हम एक जगह ट्रेनिंग करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो क्या हारून आपको अंदाजा था आप गोल्ड मेडल जीत सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अपने ऊपर पूरा भरोसा था क्योंकि मैं पहले एक इवेंट में जो है ना ड्रॉप हो चुका था, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वापस कमबैक किया। बहुत जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र है। आपके साथ साथ हमने देखा हमारी पूरी टीम ने बड़ा अच्छा प्ले किया है। हमारी जो पाकिस्तान की स्पेसिफिकली कारकर्दगी थी इस कैरोगी ताइक्वांडो चैंपियनशिप में बड़ी ज़बरदस्त थी। आप कैसे देखते हैं पाकिस्तानी कारकर्दगी को? जी, ये सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन का, पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन प्रेसिडेंट कर्नल वसीम का, जो सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, और CEO पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के उमर सईद साहब जो स्पॉन्सरशिप है वो क्रेडिट उसको जाता है। और हमारे कोचेस, फॉरेनर कोचेस, ईरानी कोचेस मास्टर यूसुफ करामी और हमारे पाकिस्तानी कोचेस जिन्हें हमारे ऊपर बहुत मेहनत किया। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि हम ये देखते हैं कि एक टाइम पर पाकिस्तान में ताइक्वांडो को लेकर लोग बहुत जज्बाती थे, इवन स्कूलों में ताइक्वांडो सिखाई जाती थी और बहुत छोटी सतह से ही इसको लेकर चला जाता था। अब ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। आपको लगता है कि ताइक्वांडो की तरफ अब लोग राग़िब हो रहे हैं या इससे दूर होते चले जा रहे हैं? तो नहीं, मैंने खुद स्कूल से ही ताइक्वांडो स्टार्ट की थी पहले,
तो अभी भी यहाँ पे हमारा कैंप लगा हुआ है इस्लामाबाद में, हमारे दोस्त यहाँ पे उनसे हम कांटेक्ट करते हैं, तो वो स्कूलिंग ही करा रहे, मतलब स्कूल में आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है ताइक्वांडो। पहले दरमियान में खत्म हो गया था, लेकिन अभी फिर पीक पे है ताइक्वांडो माशाल्लाह से, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे प्लेयर नजर आ रहे हैं आगे। सही है। अच्छा हारून, ट्रेनिंग के हवाले से अपनी बताएं, कितनी टफ होती है ट्रेनिंग, दिन में कितने घंटे ट्रेनिंग को आपको देने पड़ते हैं, और इसके साथ साथ स्पेसिफिकली कोई डाइट प्लान होता है जो उसके अकॉर्डिंग ही आपने खाना पीना होता है, पूरा टाइम फ्रेम होता है डिसाइडेड दिन का? जी, ये कंपटीशन पे हम लोग कंपेयर करते हैं, कंपटीशन नज़दीक हो तो फिर हम लोग अपनी ट्रेनिंग हल्की रखते हैं, जब कंपटीशन दूर हो तो हम लोग बहुत हार्ड ट्रेनिंग करते हैं, और 2 सेशन करते हैं दिन में, 2 घंटे 3 घंटे का इस तरह दो सेशन करते हैं, एक सुबह मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। तो जब इवेंट दूर होता है तो हमारी ट्रेनिंग जो है ना बहुत हार्ड होती है। जो यूसुफ करमी है ईरानी कोच हमारे, तो वो एक प्लान बनाते हैं हमारे लिए, जो इवेंट जितना दूर है फिर उसी लिहाज से हमारे हार्ड वर्क रखते हैं, डिफिकल्ट ट्रेनिंग रखते हैं, फिजिकल होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, जिम होती है। एक हारून, एक छोटा सा पैगाम बता दीजिएगा उन लोगों के लिए जो ताइक्वांडो को परस्यू करना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जरा 30 सेकंड में जल्दी रैप कीजिएगा। मैं यही पैगाम देता हूँ कि स्पोर्ट्स तो बहुत अच्छी चीज़ है, चाहे ताइक्वांडो हो, बॉक्सिंग हो, फुटबॉल हो, मतलब मैं यूथ को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि वो स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब हो, स्पोर्ट्स खेले, ताकि वो जो है ना ज़हनी टेंशन से दूर रहे, अस्पतालों से दूर रहे, और मंशियात से दूर रहे। सबसे बड़ी बात है कि बंदा मंशियात से दूर रहता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हारून खान, ताइक्वांडो फाइटर, हमारा फखर हमारे साथ मौजूद। ज़बरदस्त कारकर्दगी पाकिस्तान ने इस इवेंट में दिखाई है, तो बिल्कुल ठीक मैसेज उन्होंने दिया है कि फिजिकल और मेंटल फिटनेस के लिए कोई भी स्पोर्ट है वो आपको करना बड़ा ज़रूरी है, तो खेल खेला कीजिए। इसके साथ ही हम जाएंगे एक्सप्रेसो में छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइए, मंशा से दूर रहिए। वेलकम बैक। आप क्रिकेट के मैदान का रुख करते हैं, वहां कुछ खास मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। फैंस को राम करने के लिए फैंस का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, और हम देखते हैं कि ये पिचेस खुश करने के लिए, इनको बेहतर बनाने के लिए, इन्हें ड्राई करने के लिए इस तरह किया जा रहा है। और ये शायकीन के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ हीटर्स का भी इस्तेमाल किया है इसे खुश करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जब फ्लैट पिच होती है, और रावलपिंडी की पिच फ्लैट ही बताई जा रही थी, जब फ्लैट पिच होती है तो इतना रन होता है, इतने रन बनते हैं, दोनों तरफ से बैट्समैन रन उगल रहे होते हैं कि उस सूरत में मैच संभालना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं जब ड्राई पिच होती है, बेहतर पिच होती है, हमें बॉलर्स कामयाबी से बॉलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। और साजिद खान की अगर बात करें, क्या खूबसूरत मैच, दूसरा मैच तो उन्हीं के नाम रहा। हमने देखा स्पिन का उनका जादू चल गया, और इस बार भी उन्होंने पिच का मुआयना किया है नायब कोच के साथ, अजहर महमूद के साथ वहां गए, और वहां जाने के बाद उन्होंने पिच का मुआयना किया और देखा कि पिच कैसी है। और अब उम्मीद ये करते हैं, शायकीन ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद वो तीसरा मैच भी जितवा दें और ये सीरीज अपने नाम कर लें किसी सूरत। जी हाँ, फैंस को खुश करने के लिए फैंस का इस्तेमाल अच्छा है। देखते हैं कि ये पिच अब कैसा रिस्पॉन्स करती है। भाई वहाँ पर तो आइडिया हो गया था मुल्तान के पिच पर, अब रावलपिंडी में क्या होने जा रहा है, देखते हैं कि किस तरह का रिस्पॉन्स आता है। क्योंकि 3 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज़ है, उसके पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने, जबकि दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी। और फिर जो तीसरा टेस्ट मैच है, उसके पहले रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से स्टेडियम में शायकीन के लिए एंट्री फ्री कर दी गई। गुज़िश्ता रोज़ कौमी क्रिकेट टीम ने भरपूर अंदाज में प्रैक्टिस सेशन में पार्टिसिपेट किया। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने दूसरे टेस्ट मैच में शानदार कारकर्दगी दिखाई। दोनों स्पिनर्स ने इंग्लैंड की 20 विकेटें हासिल की थी, और तीसरे टेस्ट मैच के लिए विकेट को, अब जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि तेज़ धूप में हीटर्स और पंखों से खुश किया गया है। और शायकीन को उम्मीद है कि कौमी टीम जीत की लगन से ही मैदान में उतरेगी, और जनाब जो हमारे स्पिनर्स हैं उनका जादू चल जाएगा। दूसरी जानिब अगर बात करें इमर्जिंग टीम्स T20 एशिया कप में, पाकिस्तान शाहीन्स ने ओमान को 74 रन से हरा दिया है। मैच में पाकिस्तान शाहीन्स ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों पर 185 रन बनाए, और पाकिस्तान की तरफ से कासिम अकरम 48 और रुहेल नज़ीर 41 रन के साथ नुमाया रहे। और हदफ के ताक़ुब में ओमान की टीम 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 111 रन ही बना सकी। जमान खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। ओमान के खिलाफ कामयाबी के बाद पाकिस्तान ग्रुप बी में पहले नंबर पर पहुंच गया है। और याद रहे कि पाकिस्तान शाहीन्स को अपने पहले मैच में भारत ए के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान शाहीन्स अपना अगला मैच बुध को मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ खेलेंगे।
ये तो थी सारी क्रिकेट के मैदान से खबरें। अब अपने नए सेगमेंट की जानिब चलते हैं, साइंस एंड टेक, जिसमें वक़ार अहमद मलिक और इब्न फाजिल बात कर रहे हैं लेसन से घरेलू और कमर्शियल सतह पर कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है। एक बार पहले भी हमने आपको दिखाया था, ये उसकी दूसरी किस्त है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। इब्न फाजिल साहब से गुज़श्ता सेगमेंट में हमने बात की थी लेसन पे और उन्होंने एक सर्टन केमिकल के हवाले से बताया था। 10 मिनट रूल पे बात हुई थी कि उसको 10 मिनट के लिए चॉप करके आपने रखना है और उसके बाद उसको इस्तेमाल करना है तो वो केमिकल जो है वो एक्टिव होता है। इसी हवाले से उस सेगमेंट में बात हुई थी कि पाकिस्तान जो है वो बहुत सारी इम्पोर्ट कर रहा है लेसन और उसका जो पाउडर है और बहुत ज़्यादा इसके इस्तेमालात हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारा इतना ज़्यादा लेसन होता है लेकिन उसके बावजूद हम इंपोर्ट क्यों करते हैं। और अगर हम खुद करना चाहिए कि इंडिविजुअल जो है वो अपने तौर पे यहाँ पे उसका एक पाउडर बना के वो बेचना चाहे तो इसका क्या तरीक़ाकार है, इस पे आज बात कर रही हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। तो अब एक तो है कि इसके दो तरीके हो सकते हैं ना, कि एक तो लेसन जो है वो इंडिविजुअली एक फ़र्द जो है वो अपने हाउस होल्ड में या डोमेस्टिक सतह पे उसको ड्राई करें, और दूसरा ये है कि बड़े लेवल कमर्शियल। दोनों अगर आप बता दें, पहले इनफरादी सतह पे बता दें। अगर सर जी सबसे पहले वही बात आपने याद रखनी है कि पाउडर के अंदर भी हमें एलिसीन चाहिए, ठीक है। और इसको जब हम डिहाइड्रेट करते हैं, अगर हम इसको साबुत को खुश्क करने की कोशिश करेंगे तो एलिसीन नहीं बनेगा, वो ऐसे ही ड्राई हो जाएगा। बड़ी मिस्टेक होगी और जनरली कोई बंदा भी उसको डिहाइड्रेट करेगा वो उसके ज़हन में भी नहीं होगा कि इसको चॉप करना। ये बहुत बड़ी, इसीलिए मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूँ कि ये याद रखने की बात है कि इसको हमने चॉप करना है या ग्राइंड करना है, उसके बाद इसको पेस्ट को हमने डिहाइड्रेट करना है। तो इसको आप पेस्ट बनाएं घर में, अगर करना है तो उसको आप बिछाएं किसी भी ट्रे शे में, उसको साए में रख दें। साए में रखना, आगे चलते हैं। लेकिन इसका मतलब है कि अगर आप चॉप नहीं करेंगे और साबित लेसन को डिहाइड्रेट करेंगे तो उसका वो जो भी पाउडर होगा उसकी जो ड्राई शेप होगी वो उसमें वो स्मेल जो लेसन की है वो इतना ज़्यादा नहीं होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि आप कह रहे थे कि एलिसन की वजह से वो बेसिकली इतनी ज़्यादा बिल्कुल स्मेल। अच्छा, इसमें ना ये जो बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया, जो एलिसीन है ना इसकी हाफ लाइफ होती है, वो हाफ लाइफ होती है 2.5 दिन। यानी कि अगर इसको चॉप करके आपने पेस्ट बना के रख छोड़ा तो 2.5 दिन में ये आधा गायब हो जाएगा, अंदर से छूट जाएगा, अंदर से गायब हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है कि अगर इसको अपने प्रिजर्व करना है तो आपने इसको जल्दी से जल्दी डिहाइड्रेट करना है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि यह है भी बड़ा नाजुक, हाई टेम्परेचर से भी ये ख़राब होता है। यानी जब हम भूनते हैं, वो भी एक बात सोचने की और याद रखने की है कि इसको भूनते हैं वो भी ये सारा ज़ाया हो जाता है या बहुत सारा ज़ाया हो जाता है। तो इसको भूनना भी नहीं है, इसको जनाब आपने जो है यूज ऐसे करना है कि आप खाने के एंड में इसको डालें और बस उसको निकाल लें, या फिर उसका जो पेस्ट है वो तैयार खाने के ऊपर इस्तेमाल करें। हम ज़ाया करने की मशीन जी जो हम उसको रोस्ट करते हैं ना, खासतौर पर फ्राई करते हैं ऑयल के अंदर, वो तड़का लगाने के लिए उसको चॉप करके उसमें समझें कि हमने 90% एलिसीन ज़ाया कर लिया उसमें, ठीक। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जब डिहाइड्रेट करेंगे, अगर तो गर्मी का थोड़ा मौसम है और जल्दी वो 1-1.5-2 दिन में अगर वो आपने बारीक करके रखा तो हो जाएगा, तो फिर इसमें तकरीबन 50 से 60% जो आपका एलिसीन है वो प्रिजर्व हो जाएगा पाउडर के अंदर। लेकिन अगर आपने इसको 80% तक प्रिजर्व करना है तो फिर आपको 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको डिहाइड्रेट करना पड़ेगा, जिसके अंदर ये कोई 6 से 7 घंटे में डिहाइड्रेट होकर पाउडर शक्ल में आ जाता है। चाहे वो डोमेस्टिक छोटा डिहाइड्रेटर, जी छोटा डोमेस्टिक डिहाइड्रेटर हो, हाँ जी वो छोटा हो। और कमर्शियल स्केल पे भी हमने अभी 1-2 फैक्ट्रीज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इंस्टॉल करवाई हैं इसकी, और लोगों को भी हम कह रहे हैं कि जी इसका बहुत पोटेंशियल है, कमर्शियली इसके अंदर बहुत अच्छी फिजिबिलिटी है और इसके अंदर लोग आएँ, छोटी थोड़ी इन्वेस्टमेंट में डोमेस्टिक घरेलू सनत के तौर पर भी किया जा सकता है, इसको बड़े पैमाने पर भी किया जा सकता है। यानी इसकी डिमांड तो जो है वो सैकड़ों टन के हिसाब से है, तो इसलिए लोग इसके अंदर अगर आएंगे तो डेफिनेटली ज़रा बदला पाकिस्तान का बचेगा और लोगों के लिए रोज़गार। आम आदमी की जब हम बात करते हैं ना तो वो सबसे पहले कमर्शियली तो ठीक है, वो पहले रिसर्च करते हैं कि हमने एक चीज़ बनानी है, इसका फिर बेचनी कहाँ पे है, फिजिबिलिटी उसकी सारी बना देते। लेकिन एक आम आदमी जब बनाता है तो उसको नहीं पता होता कि अब इसको बेचना कहाँ पे, मार्केट में है या नहीं इस तरह का। सर आप एक बंदा अगर एक छोटा डिहाइड्रेटर मतलब है कि 1.25 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है और उसके साथ 1-2 छोटी वो कोई 20-25 हज़ार रुपये का चॉपर और वो चीज़ें ले लेता है, तो 1.5 से 2 लाख में जो बंदा कारोबार कर सकता है वो डिहाइड्रेटर लहसुन उसका वो अपने मोहल्ले में ही बिकना शुरू हो जाएगा। कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ पे फास्ट फूड की दुकानें नहीं है, जहाँ पे पिज़्ज़ा बनाने वाले
नहीं है। तो आप सिर्फ अपनी गली में ही जाएंगे, आप पहली दुकान पे जाएंगे, वो आपका क्लाइंट है। और इसके साथ फिर वो एक दो लाइट प्रोडक्ट और भी वो आपसे कहेगा जो ये भी कर दें, और ऑरिगेनो उनको बड़ा चाहिए होता है, वो कर दे। तो इस तरह मतलब है कि वो छोटे पैमाने पे बड़ा शानदार ये काम हो सकता है। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाइए कि कुछ चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़बरदस्त और इतनी सामने की होती हैं, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो इतनी आसान होती हैं। यानी आप जिस तरीके से 1.5 लाख रुपए के अंदर एक डोमेस्टिक सतह पे आप कितनी आसानी से ये काम कर सकते हैं, और बाकायदा पूरी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है, और इतनी डिमांड है कि हम इसको इम्पोर्ट करते हैं। जबकि लेसन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, उसकी पैदावार भी है, सिर्फ उसकी वैल्यू एडिशन, सिर्फ उसके अंदर जो है कुछ वैल्यू ऐड करने के वाले से हम गाफिल हैं, और उस हवाले से हम कितना बड़ा नुकसान जो है वो हमें हो रहा होता है। तो इस हवाले से जो पाकिस्तान की तरक्की है, वो तमाम ये जितने भी मामलात हैं, ये जितना भी आप खोजना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी गफलत जो है वो बहुत नुमाया नजर आती। कुछ चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली हुकूमती सतह पर करने वाली हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं इनफरादी सतह पर की जा सकती हैं। सो देखते रहिए साइंस एंड टेक। वेलकम बैक। पाकिस्तानी नौजवान जहां आए दिन खेलों के मैदानों में अब पाकिस्तान का नाम रोशन करें, वहीं पाकिस्तानी असातिज़ा भी किसी से कम नहीं है। अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सिंध के पसमानदा इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 2 सरकारी स्कूल टीचर से, जिन्होंने यूनेस्को के आलमी मुकाबले में 25 ममालिक को पछाड़ कर नुमाया पोजीशन हासिल की हैं। और कलीमुल्लाह मेमन, मरियम ज़िशान मेमन ने ऑनलाइन AI कंपटिशन में हिस्सा लिया। दुनिया भर के 200 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में उनके AI और चैट GPT पर प्रोजेक्ट को खूब सराहा गया है। उनके प्रोजेक्ट का मकसद AI और चैट GPT को स्कूल्स में प्रमोट करना था कि किस तरह तलबा को इस काबिल बनाया जा सके कि वो जदीद दौर के साथ हम आहंग हो सकें। मज़ीद उनका प्रोजेक्ट क्या था, महदूद तरीन वसाइल में उन्होंने किस तरह से एक कारनामा सर अंजाम दिया, उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। जी हाँ, कलीमुल्लाह मेमन और मरियम मेमन हमारे साथ ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर आप दोनों को। सबसे पहले तो मरियम, मुझे आप बताएं कि कहाँ से हैं, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ाती हैं और कब से टीचिंग कर रही हैं आप गवर्नमेंट स्कूल में? अस्सलाम वालेकुम सबको, और मेरा नाम मिस मरियम है और मैं हैदराबाद सिंध से ताल्लुक़ रखती हूँ। हैदराबाद के एक स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल फिरदौस में मैं पढ़ाती हूँ एज अ प्राइमरी स्कूल टीचर। मेरी रिक्रूटमेंट 2024 में हुई थी थ्रू NTS टेस्टिंग सर्विस ने मेरा टेस्ट लिया, जिसके थ्रू मैं अपॉइंट हुई थी, और अभी तक 2014 टिल नाउ मैं उसी स्कूल में वर्क कर रही हूँ एज अ PhD टीचर। सही है। अच्छा, और कलीमुल्लाह आप भी बताइएगा, आपका किस स्कूल से ताल्लुक़ है, कहाँ से और कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? सबसे पहले तो मैं एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल वालों का बड़ा मशहूर हूँ, जिन्होंने की हिम्मत अफजाई के लिए मुझे इन्वाइट किया यहाँ पे। इस वक्त बेसिकली मैं एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट रमजान खान के अंदर गवर्नमेंट बॉयज़ कैंपस स्कूल रमजान मेमोरियल के अंदर एज अ HST हाई स्कूल टीचर अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहा हूँ। बुनियादी तरीके से मेरा जो आगाज़ हुआ था वो इंजीनियरिंग से, मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ और टेक्सटाइल फील्ड के अंदर जॉब कर रहा था। 2013 के अंदर कमीशन पास की NTS के थ्रू, और बतौर टीचर जो है वो गवर्नमेंट में शामिल हो गया। बिल्कुल। अच्छा मरियम, आप ये बताइएगा कि कंपटीशन में हिस्सा लेने का ख्याल आपको कैसे आया? क्या आपको उम्मीद है आप पोजीशंस हासिल कर पाएंगे? सर 2023 में यूनेस्को ने टीचिंग कंपटीशन अनाउंस किया था, तो 2023 में जो टीचिंग कंपटीशन हमारा अनाउंस हुआ था उसमें मैंने जस्ट पार्टिसिपेट किया था एट दैट टाइम, लेकिन आई कुडंट विन। फिर 2024 में दोबारा उन्होंने अनाउंस किया यही टीचिंग कंपटीशन, लेकिन इस दफ़ा कैटेगरीज भी डिफरेंट थी, राउंड्स भी डिफरेंट थे। तो 2024 में मई का महीना था, और आपको पता है जून जुलाई में हमारी छुट्टियां हो जाती हैं। बाय द एंड ऑफ मई में ईमेल आई थी कि आप पार्टिसिपेट करें। हमारी
गवर्नमेंट की एक ब्रांच है, दैट इज क्वालिटी एश्योरेंस ब्रांच, जिनकी हेड है मैम अस्मा भट्टी। उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को लीड किया और पूरे सिंध से टीचर्स को कॉल किया कि आप जो हैं पार्टिसिपेट करें। तो मैं ऑलरेडी क्योंकि पार्टिसिपेंट थी तो मुझे मेल यूनेस्को से आई, तो उन्होंने कहा आप दोबारा पार्टिसिपेट करें। और इस दफ़ा जो कंपटीशन था दैट वाज सर अबाउट 4 कैटेगरीज, यहाँ 4 कैटेगरीज थी और एक 5वीं कैटेगरी भी थी। अगर आप कहें तो मैं उसको थोड़ा एलिब्रेट कर सकती हूँ। जी करें। जी सर। तो जो एक कैटेगरी थी दैट वाज पेयर इवैल्यूएशन, जिसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने एक दूसरे को वोट अप करना था अपनी वीडियोस जो हमने वहाँ पे भेजी थी उनको। अच्छा, ये जो था इसमें 4 कैटेगरीज में मेन जो थी कैटेगरीज वो ये थी कि एक तो आपको गेमिफिकेशन के थ्रू आप स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाएंगे विद द यूज ऑफ सीटी, राइट। सेकेंड कैटेगरी ये थी कि आप लोगों को ग्रीनिंग कैसे करना है अपनी एनवायरनमेंट को, यानी साइंस प्रोजेक्ट्स के थ्रू आपने पढ़ाना है। और इसी तरह से हमारी एक और कैटेगरी थी दैट वाज यूजिंग ऑफ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को हमने इस्तेमाल करना था अपनी क्लासरूम के अंदर, और यहाँ कोई और एआई जनरेटिव डिवाइस आप यूज करें या टूल यूज करें और बच्चों को सिखाएं। और इसी तरह से एक और कैटेगरी थी जो जिस कैटेगरी में मैंने किया था दैट वाज एनहांसिंग लर्निंग थ्रू एआई, स्पेशल ने चैट जीपीटी को दिया था, तो उस कैटेगरी में मैंने वो दिया था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा कलीमुल्लाह, आप भी बताइएगा आपकी कैटेगरी कौन सी थी और ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पार्टिसिपेशन का? ओवरऑल ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और जैसे मिस मरियम ने बताया कि हमें जो है एंड ऑफ मई के मंथ में एक नोटिफिकेशन जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिसूल होता है कि इस तरीके का कोई कंपटीशन हो रहा है। और इस सारे कारवा में मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारी जो क्वालिटी एश्योरेंस की डिप्टी डायरेक्टर है मैडम अस्मा भट्टी, उनका ज़रूर जिक्र होना चाहिए और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए जो तो इस पूरे कारवा को रन कर रही थी। अच्छा, मेरी जो कैटेगरी थी वो गेमिफाइंग द क्लासरूम टू एनहांस लर्नर्स एंगेजमेंट, इस कैटेगरी के अंदर मैंने अप्लाई किया था और मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ, पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल हुआ कि हर कैटेगरी में 2 विनर्स थे, मेरी कैटेगरी में मैं सोलो विनर था। वाह, जबरदस्त। अच्छा मरियम, रिसेंटली एक और एजाज़ भी हासिल हुआ है कि सूबाई लेवल पे टीचर्स एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी स्टेडा ने अभी बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस का कंपटीशन रखा था। अल्लाह ने उसमें भी मुझे कामयाबी दी और मैं डायनामिक टीचर के खिताब से नवाजा गया। बिल्कुल ठीक। मरियम, आप ये बताइएगा कि हम ये देखते हैं कि इस वक्त एआई का एक माहौल, या आप देख लें डिजिटल मीडिया के बाद हम देखते हैं कि अब एक ऐसी सूरत हाल पैदा होना शुरू हो गई है जहां पर पहले हमने देखा कि एचआर डिपार्टमेंट होता था हर शोबे में, अब फिर हमने देखा डिजिटल डिपार्टमेंट आ गया, हर कंपनी का एक अपना डिपार्टमेंट है डिजिटल का। आपको क्या मुस्तकबिल करीब में ये नज़र आ रहा है, क्योंकि आप दुनिया में परफॉर्म करके आए हैं, वहाँ पोजीशंस लेकर आए हैं, वापस पाकिस्तान में आ रही हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि दुनिया में कुछ इस तरह के डिपार्टमेंट्स भी अब कंपनियों की ज़रूरत बनते चले जाएंगे? जी सर, मुझे इस बात का शदीद एहसास हुआ जब हम लोगों ने ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स बाकी ममालिक के टीचर्स के देखे, तो इस बात का शदीद हम लोगों को एहसास हुआ कि हमारे पास ज़ाहिर है बहुत महदूद फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो जो महदूद फैसिलिटीज़ थी उनमें रहते हुए मेरे पास सिर्फ मोबाइल था, मैंने अपने मोबाइल का यूज़ किया, बच्चों से मोबाइल मंगवाए घरों से और फिर मैंने अपना लेसन डिलीवर किया। कुछ के पास कुछ और रिसोर्सेज थी, उन्होंने अपनी रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया। लेकिन यस वी नीड, क्योंकि 21st टीचर सेंचुरी टीचर्स स्किल्स जो हैं उनमें सबसे पहला जो स्किल इस वक्त फोकस किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में वो ये है कि अब आप डिजिटल में आ जाएं, बच्चों को ई लर्निंग दें, बच्चों को आईसीटी के थ्रू पढ़ाएं, बच्चों को ऐसे इस तरह से पढ़ाएं कि वो वर्ल्ड से अब कनेक्ट हो, अब नॉर्मल क्लासरूम से बाहर निकलें और जो है उसमें करें। लेकिन वाकई ये एक हकीकत है कि हमारे पास अभी स्पेशली यहाँ पे हमारे पास आईसीटी लैब्स हो गई, यहाँ पे कुछ एरियाज में, बाकी कैंपसेस में हैं बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे आईसीटी हैं, लेकिन कुछ एरियाज में
इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जब रिक्रूट करे गवर्नमेंट टीचर्स को, तो अब जो रिक्रूटमेंट हो उस पर ज़्यादा फोकस की टीचर्स को ज़रूर दी जाए, क्योंकि दिस इज़ द टुडेज डिमांड, अगर आप समझें तो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा कलीमुल्लाह, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये प्रोजेक्ट था लर्निंग थ्रू एआई और चैट जीपीटी, ये लर्निंग कितनी ज़्यादा अब ज़रूरी हो गई? जिस तरह से अभी अली बात भी कर रहे थे कि जदीद दौर के तकाज़े हैं, इनसे हम मांग होने के लिए बच्चों को अब इस प्लेटफॉर्म की ज़्यादा ज़रूरत है और इस लर्निंग की ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, अगर अभी डिजिटलाइजेशन का दौर है और दुनिया जो है वो कहाँ जा रही है, अगर हम देखें तो कम से कम हम पाकिस्तान के लोग कम से कम इस लेवल पे कोशिश जरूर करें कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए हम रास्ते ऐसे हमवार कर दे टेक्नोलॉजी के हवाले से कि वो कल कोई दुनिया के अंदर दुनिया वालों के साथ कंधा मिला के शाना बाशाना चल सके। तो इसीलिए कभी जरूरी है इंतहाई कि बच्चों के अंदर जो है इनकी अवेयरनेस दी जाए और बच्चों के अंदर इनके इस्तेमाल का शौक भी पैदा किया जाए, ताकि वो आने वाले वक्त में उनसे मदद भी लें और अपने जो एजुकेशन के हवाले से मसले मसाइल है उनके सॉल्यूशन भी सर्च करें। अगर हम कनेक्टेड होंगे टेक्नोलॉजी के साथ तो तभी हम दुनिया के साथ दुनिया लेवल पे कॉम्पीट कर सकते हैं, अदरवाइज हम पीछे रह जाएंगे। कलीम, मरियम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया और पोजीशंस आपने हासिल की, हमारा नाम बुलंद किया, उसके लिए भी शुक्रिया, हमसे गुफ्तगू करने के लिए शुक्रिया। हम देखते हैं कि ऐसी सूरत हाल पैदा होती चली जाती है कि जब सारी दुनिया सब कुछ कर चुकी होती है, वो HR के मैदान में कर चुकी है होती है, डिजिटल के मैदान में कर चुकी होती है, और आप AI में जहाँ पर एक मुकाबले की फ़ज़ा है, फेसबुक जैसी कंपनियों ने अब मेटावर्स की तरफ रुख कर लिया है, तो हम देखते हैं कि हम सब कुछ हो जाने के बाद ही उसमें जंप करते हैं। तो ऐसे असातिज़ा और ऐसे लोग जो इन टेक्नोलॉजीज़ को पहले अपनाते हैं और उनको आम आवाम तक पहुंचाते हैं, इनको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। इसके साथ ही अली ब्रेक नहीं, आप भूल गए हैं, क्लोजिंग हो गई है। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह कल, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।